हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है स्वर। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, और आगे भी इससे रिलेटेड चीजों को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो ये है हमारा, ये सारे हमारे स्वर है। इसको देखते हैं, समझते हैं। ये अ में थोड़ा मुंह खुलेगा अ। ये आ, इट मीन्स बच्चों को समझाएंगे कि जैसे इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो एकदम गोल मुंह बन जाता है। आ। ई, इसमें छोटी सी एकदम सडनली आवाज निकलती है। ई, इसकी लंबी आवाज निकलती है, इसका उच्चारण लंबा होता है। ई, इसका उच्चारण छोटा होगा। उ, इसका लंबा उच्चारण होगा ऊ। ये री। ए, इसका भी छोटा उच्चारण होगा ए। ए, ओ, ओ, अंग, अंगा। अब इसको काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये कुल तो हुए 13, लेकिन ये जो दो हैं अंग और अंगा, ये हमारे स्वर नहीं है। अब देखते हैं क्यों नहीं है। ये हमारा स्वर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये सभी स्वर है। स्वर वो होते हैं जो किसी और वर्ण की सहायता लिए बिना अपने आप से ही उच्चारण मात्रा जो निकालते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अपने आप में ही इनकी आवाज निकलती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्वर जो हैं वो 11 है। अब ये दो जो लास्ट में बचे हैं, तो ये क्या है? ये हमारे कहलाते हैं अयोगवाह। अब हम सीखेंगे अयोगवाह कि अयोगवाह क्या होते हैं। जैसे अ का मतलब आप जानते हो, नहीं, कि कोई काम का नहीं। अ लगा देते हैं तो इसका मतलब नहीं। अब योग का मतलब जोड़। वहां मतलब साथ चलना। अब क्या इसको एक सेंटेंस में बनाकर देखेंगे जो साथ नहीं चले। किसके साथ नहीं चले? स्वर और व्यंजन, वो अयोगवाह होते हैं। अब ये स्वर के साथ भी नहीं चलते हैं और व्यंजन के साथ भी नहीं चलते हैं। अब इन दोनों के साथ नहीं चलते हैं, तो इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब जैसे अंग से बना अनुस्वार, अनुस्वार। अब जैसे हम इसको देखते हैं, ये अंग है, अंग अनुस्वार। अनुस्वार क्या? जो हमारा नाक से, नासिका से, जो नासिका से सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, और जब उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। जैसे मंदिर, मंदिर। संतरा, संतरा। इसे नासिका भी बोलते हैं और नासिका भी बोलते हैं। तो अंग का अनुस्वार नासिका, मंदिर और संतरा। इसके बाद फिर एक जो चंद्र बिंदु वाला होता है उसे अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक क्या होता है?
इसका जो साइन है इस तरीके से होता है, चंद्र बिंदु के शब्द इसके जो बनते हैं। इसका क्या है, इसका जब उच्चारण हम करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है। जैसे हम कोई शब्द बोलकर देखते हैं, जैसे हमने लिखा चांद, चांद। अब इसमें नाक का भी इस्तेमाल होगा और मुंह का भी इस्तेमाल होगा। फिर हम लिखते हैं सांप, तो अब इसे हम नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। हमारा होगा आ। आ में अगर छोटे लेवल पर देखा जाए बच्चों के लिए तो इसका कुछ सेलेक्टेड ही शब्द ऐसे होते हैं जिसमें इसका यूज होता है, जैसे अतः और प्रातः। तो ये हमारे कहलाते हैं अयोगवाह। अब ये पूछा जा सकता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह होते हैं 2। ये हमारी क्या है, वर्णमाला। ये हमारी है वर्णमाला। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी मात्राएं। जैसे हमने लिखा अ, अब इससे रिलेटेड हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे अनार। अब इसमें यहाँ कहीं भी ये जो अ है, यहाँ कहीं भी कोई मात्रा नहीं लगी है। फिर दूसरा हम देखते हैं आ। अब ये जो है, ये हमारी क्या है, आ की मात्रा। अब इसका एक शब्द बनाएंगे बाजा। अब बाजा में आ गोल मुंह होना चाहिए जब इसका उच्चारण करेंगे। तो ये जो मात्रा बनी है ये हमारी कौन सी है, आ की मात्रा। इसमें सिर्फ साउंड होगी हल्की सी, और इसमें लंबी साउंड होगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा, छोटी ई। अब इसका हम देखेंगे, जैसे कि ता ब। किताब। बच्चों को ऐसे याद कराया जा सकता है, जो आगे से मात्रा चढ़ती है वो हमारी छोटी की मात्रा होती है और उसकी आवाज एकदम से जल्दी से निकालते हैं, जैसे कि ता ब, सी ता र। इसके साथ साथ कनेक्ट करके हम बड़ी की मात्रा को समझेंगे, जैसे ये है ई, तो लंबी आवाज निकली। लंबी आवाज से अब हम कोई एक शब्द लेंगे, जैसे सीता, सीता। अब यहाँ लंबी आवाज निकली। अब बच्चों से इस तरीके से पूछेंगे कि ये क्या है, कौन सी मात्रा है ये हमारी इस तरफ से, इस मात्रा को ध्यान में रखवाइए कि ये मात्रा का फेस इस तरफ है, तो ये हमारी बड़ी की मात्रा होगी। इस पर कोई मात्रा का फेस नहीं है, तो ये छोटी की मात्रा को याद करके रखें इसे। एक शब्द और लेते हैं, जैसे री ना। अब बच्चों से पूछे ये मात्रा कौन सी है, तो ये बड़ी की मात्रा है। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे छोटे ऊ की मात्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। जैसे यहाँ से बच्चों को माइंड में सेट करिए, इस मात्रा की शेप इस तरीके से है, तो इस इतने पोर्शन को एक मात्रा समझकर चलिए। तो ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा होती है। शब्द देखते हैं, जैसे कुल, कुल।
गु ल आ ब, गुलाब। अब इसमें एक मात्रा तो ये हो गई और एक मात्रा ये हो गई। नेक्स्ट, बड़े यू की मात्रा। अब जैसा कि बताया था, जो भी वर्ण अगर बड़ा होता है उसमें आवाज जो है वो लंबी होती है। जैसे कूलर, कूलर, कूलर। अब इसमें ये मात्रा जो है ऊ की, इसके और एग्जाम्पल बुक में देख के उससे पेंसिल से सर्कल करवाइए बच्चों से, उससे उनकी और ज्यादा समझने की शक्ति बढ़ेगी। देखेंगे हम री की जो मात्रा होगी वो इस तरीके से होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। क री पा आ, ये जो मात्रा है ये इस तरीके से इधर फेस होता है इसका। नेक्स्ट, इसका उदाहरण। क्री श ना, कृष्णा। ये र की साउंड देती है, थोड़ी सी र की आवाज निकलती है। ए, इसकी मात्रा ऐसे होगी, उदाहरण। क ए ला, केला। म ए ला आ, मेला। अब ये बड़ा ए, बड़ा ए क ए दी, कैदी। अब दो मात्राएं हैं इसमें। दो मात्राएं कैसे हैं? जैसे ये बड़े की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा, बड़े ए की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही म ए ला, मेला। अब यहाँ ये है मेला और ये मेला। में और मैं, मेला, मेला। म ए ला, मेला। बस मुंह से आवाज निकालने का फर्क है। तो बार बार शब्दों को देखोगे और आवाज निकालोगे तभी आप उसकी पहचान कर पाओगे कि इसमें क्या अंतर है। अगर उच्चारण निकालने में आप पहचान कर पाए तो मात्राएं लिखने में आप कभी गलती नहीं कर पाओगे। आगे हम देखते हैं छोटा ओ, छोटा ओ। अब इसकी पहचान कि ये एक डंडे पर एक सिंगल मात्रा होती है। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अगर सरल भाषा में समझा जाए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का मतलब जो हमने अभी स्वर किए थे, जैसे आ से अनार, बड़ा से आम, ये जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। जब हमें व्यंजन के कोई भी वर्णों को लेके कोई शब्द लिखना होता है और मात्राओं की जरूरत पड़ती है तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से ही कोई शब्द बनता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं इसके बारे में देखते हैं। एक। अब हम इसे काउंट करके देखते हैं, गिन कर देखते हैं कि हमारे व्यंजन है कितने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनके बारे में बताऊंगी अभी। 16 17 18 19 20 21 22। व्यंजन को काउंट करके देखते हैं कि कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो इसका मतलब हमारे व्यंजन 33 हैं। अब बात आई जो मैंने सर्कल कर रखा है, ये क्या है?
जो मैंने ये सर्कल कर रखा है ये हमारे व्यंजन नहीं है, ये है ड का ही चेंज किया हुआ रूप ड़ है। जैसे हम लिखते हैं पेड़, पेड़, और जैसे लिखते हैं पहाड़, चढ़, तब हम इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे क से लेके ह तक ही व्यंजन होते हैं जो कि 33 होते हैं। अब रही बात इनकी, तो ये क्या है, इनका हम आगे समझेंगे। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। पहले इन्हीं को देखते हैं कि हम जब कोई भी शब्द लिखना चाहते हैं तो हम व्यंजन को लेकर स्वर की मदद से कोई शब्द को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क को लेते हैं, क से हम लेंगे, जैसे हमने लिखा कि ता ब। अब हमें इसमें यहाँ पर ई की ज़रूरत पड़ी, ई की मात्रा की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारी स्वर है। आ की मात्रा की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी ये स्वर है, आ की मात्रा है। ख से लेते हैं, जैसे खिला, खिला, जैसे गुलाब खिला। तो अब ये हमारी जो मात्रा है ये हमारी छोटी की मात्रा है और ये हमारी आ की मात्रा है। इसी तरीके से ग को लेकर देखते हैं, गिलास। मतलब सिर्फ व्यंजन से कोई शब्द बनाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो हमारे स्वर जो हमने देखे थे, स्वर हमारे थे 11 और व्यंजन हमारे हैं 33। अब जैसे कोई भी एक हम लेते हैं, जैसे द का एक शब्द बनाते हैं, द वा त, दवात, या फिर दावत, दावत। दवात क्या होती है? आजकल तो बच्चे नोटबुक में लिख लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, एक तख्ती होती थी, तख्ती के ऊपर कलम से कलम को दवात में डुबाते थे स्याही लेने के लिए, फिर हम तख्ती पर लिखते थे। तो जो जिसके अंदर स्याही भरी होती थी वो दवात होती थी। और दावत होता है जब हमें कहीं से कोई इनविटेशन आता है कि आज तो दावत है, खाने के लिए जाना है, तो वो दावत होती है। जैसे र का लिखेंगे रेत। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी छोटे एक की मात्रा की, रेत। जैसे ल से लहराई, लहराई, क्या लहराई? फसल लहराई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो उसमें शब्दों को ढूंढें और कोशिश करें समझने की। एक एक मात्राएं आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी, उसको मैच करके देखिए कि ये कौन सी मात्रा है और किस तरफ से छड़ी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम समझते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अब देख लीजिए, ये जो है हमारे ये संयुक्त व्यंजन है, इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अन खाली, च से चम्मच, छ छाता, ज जग, झ झंडा, अन खाली, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अन खाली, त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मछली, य यज्ञ, र रस्सी, ल लट्टू, व वक, श शलगम, श षटकोण, स सपेरा, ह हल। इसको आगे डिटेल में समझते हैं। तो अब हम समझते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन
वो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसकी परिभाषात्मक रूप से समझते हैं। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्र, श्र में हल्की सी आवाज आएगी, इसे बोलते हैं हलंत। इट मीन्स कहने का मतलब कि क के नीचे ये हलंत लगेगा। इसका मतलब क की थोड़ी सी आवाज निकलेगी। क प्लस श, क और श मिलकर श बनेगा। श, अब इसके ये उदाहरण देखेंगे। प श ई पक्षी, र क शा रक्षा, क शा कक्षा। त्र देखेंगे किन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। त र, त्र त र त्र। त्रिशूल, त्रिशूल, पत्र पत्र, मित्र मित्र। ज्ञ बनेगा ज य, ज्ञ, यज्ञ यज्ञ, आज्ञा आज्ञा, ज्ञान ज्ञान। श्र देखेंगे किन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। श, थोड़ी सी आवाज निकलेगी। श र श्र, श्र श्रम, श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रमिक, श्रमिक, श्रमिक में जो मजदूर होते हैं उसे हम श्रमिक कहते हैं। आगे है विश्राम, विश्राम, विश्राम का मतलब आप सभी जानते होंगे, आराम करना। आगे है श्रुतलेख, ये हम क्लास में हमेशा जब करते हैं, मैम डिक्टेशन लेती हैं, उसे श्रुतलेख कहते हैं। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती। अच्छा एक चीज और, जैसे हम श लिखते हैं कहीं भी, उसके ऊपर ये स्लीपिंग वाली लाइन कंप्लीट नहीं आती है, इसको हम खाली छोड़ते हैं। जैसे ये है कक्षा, ये इसके साथ तो है मगर इसके ऊपर ये लाइन नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है।